नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज के एपिसोड में हम अमेरिका की ओर से वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई के बाद मचे घमासान और यमन में दो अरब देशों के बीच टकराव और देश में चल रहे संघर्ष पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि भारत के पड़ोस में किस देश में चुनाव में हुई सेना की बड़ी जीत। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। अमेरिकी कार्रवाई में पकड़े गए वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति मादुरो की कोर्ट में पेशी। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को बताया वेनेजुएला का इंचार्ज। धमकी के बाद नरम पड़ी अंतरिम राष्ट्रपति। यूएनएससी में आपात बैठक। वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड, क्यूबा और कोलंबिया पर राष्ट्रपति ट्रंप की टेढ़ी नजर। फिर दोहराई ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण की मांग। डेनमार्क का पलटवार, कहा धमकियां देना बंद करें ट्रंप। ईयू भी आया साथ। ईरान पर भी भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, कहा प्रदर्शनकारियों पर नहीं बंद हुआ अत्याचार तो अंजाम भुगतने के लिए रहें तैयार। ईरान की इजराइल और अमेरिका को आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से बचने की चेतावनी। बढ़ते तनाव के बीच सीरियाई अधिकारियों की इजरायली प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात। वॉशिंगटन की मध्यस्थता में पेरिस में वार्ता। संतुलित सुरक्षा समझौते की कोशिश बैठक का मुख्य एजेंडा। हाल में इजराइल सीरिया पर कर चुका है कई हमले। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का चीन दौरा। अपने समकक्ष शी जिनपिंग से की मुलाकात। दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में समझौते। दोनों देशों ने कोरियाई प्रायद्वीप में शांति और स्थिरता पर दिया जोर। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। अमेरिकी सेना की ओर से वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद अब दो और देशों को ऐसा ही डर सता रहा है। इन देशों को लेकर ट्रंप के संकेतों के बाद कड़ी प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। दूसरी ओर वेनेजुएला अब किस दिशा में आगे बढ़ेगा, इसको लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति के रुख में नरमी जरूर देखी जा रही है, लेकिन अमेरिकी कार्रवाई को लेकर वेनेजुएला और दूसरे देशों में विरोध भी देखा जा रहा है। आइए आपको ताजा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा करेंगे। काराकास में तनाव के बीच सड़कों पर आम दिनों की तरह ही हालात सामान्य दिख रहे हैं, लेकिन लोगों को इस बात का एहसास है कि देश की राजनीति में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर हो चुका है। 27 साल से सत्ता पर काबिज वामपंथी सरकार के प्रमुख चेहरे निकोलस मादुरो अब सत्ता से बाहर हैं। हालांकि वेनेजुएला में मादुरो के धुर विरोधियों ने भी अमेरिकी कार्रवाई के तौर तरीके का विरोध किया है। एडमेंडो गोंजालेस उरुतिया ने कहा है कि अमेरिकी दखल की वजह से देश एक अहम मोड़ पर खड़ा है, लेकिन लोकतांत्रिक बदलाव का रास्ता अभी अधूरा है। दरअसल पिछले कई महीनों के दबाव और घेराबंदी के बाद वेनेजुएला पर अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई कर मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया। मादुरो को पकड़ने के बाद देश में सत्ता का संतुलन बदलता दिख रहा है। सत्ता का केंद्र माने जाने वाले क्लब ऑफ 5 में बिखराव साफ नजर आ रहा है। शीर्ष अदालत के आदेश के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बनी डेल्सी रोड्रिगेज ने अमेरिका के साथ संतुलित और सम्मानजनक रिश्तों की बात कही है। माना जा रहा है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रुख में बदलाव ट्रंप की चेतावनी के बाद आया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा था कि अगर उनकी शर्तें नहीं मानी गई तो रोड्रिगेज को भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि चाविस्ता आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा और मादुरो के सबसे करीबी गृह मंत्री काबेलो अभी भी प्रमुख नेता के रूप में मौजूद हैं।
दूसरी तरफ वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई के तौर तरीकों को लेकर फ्रांस सहित कई अमेरिकी सहयोगियों ने भी सवाल खड़े किए हैं। हालांकि व्हाइट हाउस ने सैन्य कार्रवाई पर सफाई देते हुए कहा है कि अमेरिका का मकसद वेनेजुएला में सरकार बदलना नहीं बल्कि अपने अनुकूल व्यवस्था स्थापित करना है ताकि वेनेजुएला के हित में वहां मौजूद संसाधनों का उपयोग हो सके। वहीं चीन, रूस, ईरान जैसे देशों ने अमेरिकी कार्रवाई को खुला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया है। इस बीच कोलंबिया और वेनेजुएला के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई है जिसमें ताजा हालात पर चर्चा होगी। बहरहाल वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई के बाद ट्रंप ने कोलंबिया के खिलाफ भी कार्रवाई करने की धमकी दी है। इतना ही नहीं, डेनमार्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति से ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकी देना बंद करने का आग्रह किया है क्योंकि एक अटलांटिक पत्रिका को दिए गए साक्षात्कार में ट्रंप ने ऐसा करने की अपनी इच्छा दोहराई है। इस बीच क्यूबा ने सैन्य अभियान में उसके 32 नागरिकों के मारे जाने का दावा किया है। क्यूबा ने मृतकों के सम्मान में 2 दिन के शोक की घोषणा की है। कुल मिलाकर लैटिन अमेरिकी देशों में ताजा तनाव के बाद अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या वेनेजुएला में तनाव कम होगा या फिर संकट और गहराएगा। तो आपने ये पूरी रिपोर्ट देखी, क्या कुछ चल रहा है, वेनेजुएला किस दिशा में जाएगा, उसके अलावा ट्रंप जिस तरह से लगातार बयान दे रहे हैं ग्रीनलैंड को लेकर के, कोलंबिया को लेकर के, इसमें क्या कुछ होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ एम्बेसडर संजय भट्टाचार्य, विदेशी मामलों के जानकार हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। एम्बेसडर भट्टाचार्य, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल सर यही है कि वेनेजुएला अब किस दिशा में जाएगा, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं उसमें अमेरिका कहता है कि अमेरिका वेनेजुएला का इंचार्ज है, लेकिन वेनेजुएला के अंदर हम देख रहे हैं वहां से जो खबरें आ रही हैं, इस सब को देखते हुए क्या कुछ आप कहेंगे? नमस्कार। वेनेजुएला का अगर हम लोग जरा अनुमान करें कि कैसा स्थिति है, इसमें 3 चीज देखने के लिए जरूरी है। पहला है कि वेनेजुएला का आंतरिक स्थिति जो था वो काफी नाजुक था। इकोनॉमिक कंडीशन बहुत डाउनटर्न हो चुका था, उनका पर कैपिटा इनकम जीडीपी बहुत गिर चुका था, उनका जो मुख्य जो ऊर्जा है ऑयल और मिनरल रिसोर्सेज, इसका प्रोडक्शन बहुत कम हो गया था और लोगों में बहुत तनाव था। इसके बावजूद जो वहाँ पे हुआ है उसके बारे में वो दूसरा मामला है, जो कि जिस तरीके से अमेरिका ने वहाँ के राष्ट्रपति को उठा के न्यूयॉर्क ले गए और उसके अगेंस्ट अभी कार्रवाई लीगल प्रोसीजर चालू है। तीसरा सवाल ये है कि हमारे लिए वो क्या मान्य रहता है, भारत के लिए वेनेजुएला के साथ जो संपर्क था उसमें क्या कोई बदलाव आएगा। और अगर हम इन तीनों में देखें तो अभी हम कहेंगे कि स्थिति बहुत नाजुक है, अभी बहुत ही अर्ली डेज है। फिलहाल तो सबसे बड़ा सवाल यह है सर कि वेनेजुएला किस दिशा में जाएगा, कैसे वेनेजुएला को आगे गवर्न किया जाएगा, क्या कुछ लगता है इसको लेकर के आपको? जी, तो ये पहला जो सवाल था कि उसका डोमेस्टिक सिचुएशन कैसा है। अभी आप जानते हैं कि वहां पे एक इंटरिम सरकार, इंटरिम राष्ट्रपति का नियुक्त हुआ है और उन्होंने अमेरिका के तरफ एक कोऑपरेटिव एटीट्यूड दिखाया है। वो चाहते हैं कि अमेरिका के साथ समझौता करके वो इस देश को आगे ले जाए। आप अगर देखें तो भारत का जो स्टेटमेंट था उसमें भी हम लोगों ने ग्रेव कंसर्न व्यक्त किया था और कहा था कि डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस के तरीके से आगे जाना चाहिए। हम जो देख रहे हैं कि वहां का जो अंतरिम राष्ट्रपति है वो भी यही कह रहे हैं। इस सब के बीच सवाल ये है कि जो वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो वेनेजुएला की सेना है, उसकी भूमिका कैसी होगी इसमें आगे अगर हम देखें तो? बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप देखें किस हालात से वो मदुरो को वहां से उठा के ले गए, इसमें ये साफ जाहिर होता है कि उनका जो इंटेलिजेंस था वो काफी इन्फिल्ट्रेट हो चुका था। और आप जानते हैं कि उस इलाके में अमेरिकन इंटेलिजेंस का बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत भारी प्रभाव है। दूसरा है कि वहां का जो डिफेंस फोर्सेस है, और वो आप जानते हैं कि मदुरो के टाइम में डिफेंस फोर्सेस को बहुत प्रोमिनेंट रोल दिया गया था। ये चावेज से भी ज्यादा प्रोमिनेंट रोल मदुरो के टाइम में हुआ है। तो उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है
ना सिर्फ डिफेंस में है बल्कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में वो डिफेंस के लोग बहुत सारे पदों पे स्थायी हैं। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा, इसमें आप देखेंगे कि कोई रेजिस्टेंस जो नहीं हुआ था। इससे कुछ लगता है कि हालांकि वो रात का टाइम था, लेकिन कोई रेजिस्टेंस न होने की वजह से और अभी उनका जो बयान आया है उससे लगता है कि उन्होंने कोई रेजिस्टेंस नहीं किया। और इससे ये भी लगता है कि वो अमेरिका के साथ लड़ना नहीं चाहते ऑब्वियसली, क्योंकि पावर एसिमेट्री बहुत ही ज्यादा है। तो मेरे ख्याल दोनों तरफ से पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं और जो डिफेंस के जो लोग हैं, वो दोनों एक कोऑपरेटिव एटीट्यूड अडॉप्ट करना चाहते हैं, ताकि अभी बिल्कुल सर, अगला सवाल ये है कि जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रम्प के बयान आ रहे हैं डेनमार्क को लेकर के और साथ ही साथ कोलंबिया को लेकर के, तो कहीं ना कहीं कोलंबिया और डेनमार्क जैसे देशों को ये डर सता रहा है कि वेनेजुएला जैसी जिस तरह से वहां पर जो कुछ हुआ है वो उनके साथ ना हो जाए। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? इसमें दो चीज है। एक तो है ट्रम्प का जो बयान आते हैं वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होता है, और वो काफी सारे अनएक्सपेक्टेड बयान पर वो आगे एक्शन भी ले लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी वेनेजुएला में हुआ। आपको याद होगा कि इलेक्शन के दौरान उन्होंने पनामा का भी बात किया था, और ये आप देखेंगे कि जो पनामा में है वहां पे चीन का कुछ प्रभाव है, कोलंबिया का है उसमें कुछ नारकोटिक्स का प्रभाव है, और जो ग्रीनलैंड का, ये सबसे इंटरेस्टिंग है कि वो जो मार्को रूबियो कह रहे हैं कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर का वो डोमिनेंट फोर्स होना चाहते हैं और कोई देश को वहां देखना नहीं चाहते हैं। तो हिसाब से वो नेटो का एक्सपेंशन के लिए वो चाहते हैं कि ग्रीनलैंड में भी उनका हो। लेकिन अभी जो आपने बयान देखा होगा जो कि यूरोप से आ रहे हैं, बाकी देशों से आ रहे हैं, इसमें काफी देशों ने ये जो अमेरिका ने किया है उसका निंदा भी किया है। और इससे ये जरूरी नहीं है कि ट्रम्प उससे पीछे हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि अभी कुछ ऐसा हालात होने की संभावना कम है। हालांकि वेनेजुएला को लेकर के भी हम लोग जब बात कर रहे थे, हम कह रहे थे कि इस तरह के कदम शायद अमेरिका नहीं उठाएगा। ये जो क्यूबा को लेकर के, ग्रीनलैंड को लेकर के, कोलंबिया को लेकर के जो बयान आ रहे हैं, क्या इससे दुनिया के कई देश अभी चिंतित भी हैं? उसको लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे? और दूसरा जो वेनेजुएला को लेकर के चाइना फैक्टर है सर, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? जी, दो चीज है। आपको पहले ये तो जानना चाहिए कि अमेरिका का जो फॉरेन पॉलिसी अप्रोच है उसमें वो ना सिर्फ अदर मीन्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्योर फोर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ साल पहले, काफी साल पहले, उन्होंने मैनुअल नोरिएगा को पनामा से उठा के ले गए थे। उसके अगेंस्ट बहुत ही सीरियस चार्जेस थे। ये मदुरो के केस में तो ऐसा उतना सीरियस चार्जेस नहीं है, बट उसमें बहुत सी और बाकी बहुत सारे ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं, चाहे वो इराक हो, लीबिया हो, जहां पे यूएस एक्शंस हुआ है। दूसरा है चाइना के बारे में। आप जानते हैं कि ट्रम्प पहले, जब ट्रम्प 1.0 में थे, तो उन्होंने कहा था कि हमारा प्रिंसिपल एडवर्सरी रशिया नहीं चाइना है, और इसी वजह से उन्होंने जो इंडो पैसिफिक का जो महत्व ज्यादा बढ़ाया था और चाइना के अगेंस्ट उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक स्टेप्स लिए थे। इस बार आप देख रहे हैं कि अभी भी जो, क्योंकि यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, रशिया के अगेंस्ट अभी भी काफी स्टैंड है, लेकिन चाइना के लिए, चाइना के अगेंस्ट अभी तैयारी हो रहा है। आप जानते हैं कि अभी 1 साल हुआ है ट्रम्प का, इस बार का ट्रम्प 2.0 का। बाकी 3 साल में मुझे लगता है कि चाइना के अगेंस्ट जो स्टेप्स होंगे वो ट्रम्प अभी से निकालना चाहेंगे। आप जानते हैं कि वेनेजुएला का जो तेल, जो कि मेन प्रोडक्ट था, उसमें काफी सारा जो ट्रेड होता था वो चाइनीज रेनमिनबी में हुआ करता था, और इसके वजह से डॉलराइजेशन का जो इम्पोर्टेंस था उसके बारे में काफी सारे लोग वहां पे यूएस में चिंतित थे। आप हेरिटेज 25 का रिपोर्ट देखिए, उसमें इसका साफ जिक्र था। तो ये जो है, उनका चाइना का एक्सपेंशनिस्ट, हेजेमनिस्ट टेंडेंसी जो है, चाइना जो चाहते हैं कि वो दुनिया का सबसे बड़ा पावर बन जाए, यूएसए को रिप्लेस करे, इसके बारे में यूएस में बहुत सारे लोग चिंतित हैं। पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट, इकोनॉमिक, बिजनेस के लोग सभी चिंतित हैं। तेल की कीमतों पर हालांकि ज्यादा कोई फर्क नहीं देखा गया है, बल्कि तेल की कीमतें थोड़ा कम भी हुई हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन ये वेनेजुएला में जो कुछ हुआ है इसका कोई फर्क दिखेगा क्या आने वाले दिनों में?
इमीडिएट रिएक्शन कुछ हो सकता है जो कि नेगेटिव हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ये स्टेबलाइज करे, क्योंकि आप जानते हैं कि उनका जो तेल का जो प्रोडक्शन है वो नॉर्मल लेवल से काफी 1/3 हो चुका था। तो अगर उसमें वो लोग उस प्रोडक्शन को अच्छा कर सके तो इससे देश का जो दुनिया का जो तेल का सप्लाई होगा इसमें कुछ अच्छा असर होगा, यानी कि कुछ प्राइसेस में भी कुछ अच्छा असर हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस विषय पर बात करने के लिए। लेकिन एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल यहां पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। यमन में संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां देश के कुछ हिस्सों पर ईरान समर्थित हुती का कब्जा है, वहीं बाकी बचे हुए हिस्से में वर्चस्व की जंग जारी है। यहां ईरान समर्थित हुती विरोधी समूह आपस में लड़ रहे हैं। आलम यह है कि हुती का विरोध करने वाले 2 खाड़ी देश सऊदी अरब और UAE यहां एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। हालांकि सऊदी अरब यहां अपने वर्चस्व को कायम करने में सफल रहा है। आइए आपको यमन से जुड़ी एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। यमन लंबे समय से क्षेत्रीय ताकतों की शहमात का अखाड़ा बना हुआ है। कभी यमन से शिया वर्चस्व को तोड़ने के लिए सऊदी अरब के नेतृत्व में संयुक्त अरब अमीरात समेत कई देश एक साथ आए थे, लेकिन अब हितों के टकराव ने इन्हें आमने सामने ला खड़ा किया है। नतीजा ये हुआ है कि एक अलगाववादी साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल ने अपने ही गठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और दक्षिणी यमन के हद्रामौत और अल महारा प्रांतों पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस घटनाक्रम ने सऊदी अरब को नाराज कर दिया। STC यानी साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल पर UAE का समर्थन प्राप्त होने का आरोप लगता है। सऊदी ने पहले मुकल्ला बंदरगाह पर यह कहते हुए ताबड़तोड़ हमले किए कि जहाज के जरिए STC को हथियार मुहैया कराए जा रहे थे। फिर UAE को 24 घंटे के अंदर यमन से निकल जाने का अल्टीमेटम दिया। इसके बाद सऊदी के नेतृत्व वाला बल STC पर टूट पड़ा। अब दोनों प्रांतों हद्रामौत और अल महारा के बड़े इलाके को खाली करा लेने का दावा किया जा रहा है। यमन की प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल के अध्यक्ष राशिद मोहम्मद अल अलीमी ने एक बयान में कहा कि सऊदी समर्थित होमलैंड शील्ड फोर्सेज ने शुक्रवार से शुरू हुए एक सैन्य अभियान के बाद सऊदी सीमा से सटे इन प्रांतों में सभी सैन्य और सुरक्षा ठिकानों पर फिर से कब्जा कर लिया है। हद्रामौत और अल महारा प्रांत यमन के लगभग आधे भूभाग में फैले हुए हैं। कब्जे के बाद हद्रामौत के गवर्नर सलेम अल खानबाशी ने कहा कि उन्होंने सेयून शहर से अपने आधिकारिक कर्तव्यों को फिर से शुरू कर दिया है। इस बीच राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से कहा गया है कि STC द्वारा अब नागरिकों की आवाजाही रोकने और गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू करने की रिपोर्ट मिल रही है। हालांकि STC ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। इस बीच सरकारी बलों ने अदन शहर में तेजी से आगे बढ़ने का दावा किया है।
वहीं सेना ने एसटीसी के साथ किसी भी तरह की बातचीत से इनकार कर दिया है। फिलहाल यमन में 2 सरकारें हैं। उत्तरी हिस्से पर ईरान समर्थित हुती समूह का नियंत्रण है। इसका शासन का केंद्र सना है, जबकि दूसरी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार है जिसका केंद्र अदन है। लेकिन एसटीसी ने जब इस पर नियंत्रण किया तो सरकार शहर छोड़कर सऊदी अरब भाग गई। दक्षिणी यमन की ताजा स्थिति की जड़ें 1 दशक से भी पुरानी हैं, जब सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने मिलकर यमन में हुती समूह के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की और देश के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। समय के साथ ये सैन्य अभियान अपने उद्देश्यों में पूरी तरह सफल नहीं हो सका। इसके बाद यूएई अपने रणनीतिक हितों पर ध्यान केंद्रित करते हुए दक्षिणी यमन में एसटीसी को समर्थन और हथियार उपलब्ध कराने पर काम करने लगा। जब सऊदी अरब को यह महसूस हुआ कि उसकी सीमाओं के पास एसटीसी का बढ़ता प्रभाव उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, तो उसने स्थिति में सीधे हस्तक्षेप करने का फैसला किया। तो यमन में किस तरह के हालात हैं ये हमने आपको दिखाया और इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे विशेषज्ञ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय भट्टाचार्य विदेशी मामलों के जानकार हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। संजय जी, अगर ये यमन की स्थिति की हम बात करें, जो ताज़ा घटनाक्रम हुआ है, जो अपनी रिपोर्ट में भी हम दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या हम कह सकते हैं कि सऊदी अरब जो ईरान विरोधी देश हैं खाड़ी में, सऊदी अरब कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व कायम करने में सफल रहा है यमन के जरिए? हाँ, यमन का मामला जरा संगीन है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। आप जानते हैं कि वो जो हम लोग कहते हैं सदर्न ईस्टर्न पोर्शन है, उसमें पुराने जो लोग थे जो कि यमन का राज्य करते थे, उनका कंट्रोल है। और एक समय अमीरात और सऊदी ने मिलकर उस जगह को कायम रखा ताकि जो हुथी, जो कि ईरान के सपोर्टेड है, जो कि नॉर्दर्न यमन में बैठे हैं, वो और आगे ना आ पाए। और इस समय और उस समय कुछ साल पहले सऊदी और यूएई का बहुत ही तालमेल अच्छा था और वो लोग कंबाइंड वे से चल रहे थे। लेकिन जब एसटीसी का संगठन हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ साल पहले जब सऊदी ने पीछे हट गया और हादी सरकार, जो कि पुराना जो सरकार था, वो हादी सरकार वो रियाद में बैठा हुआ है, और उनको जब रिप्लेस करके सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल बना, एसटीसी बना अदन में, उस समय सऊदी को जरा संकोच था और उसी समय से इसका जरा प्रॉब्लम बनना शुरू किया। इसके बेसिस में कुछ कारण है। एक है कि जो सऊदी के सपोर्टेड जो लोग थे, वो आप कह सकते हैं कि शायद थोड़ा ज्यादा फंडामेंटलिस्ट थे और यूएई को वो उनका समर्थन नहीं देना चाहते थे। दूसरा है कि यूएई का खुद का कुछ इंटरेस्ट था। वो नीचे जो एक आइलैंड है सोकोत्रा में, उन्होंने एक बेस बना रखा है। आप जानते हैं कि वो गल्फ ऑफ एडन बहुत ही वॉलेटाइल जगह है और वहां पे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं और हमारे नेवी भी वहां पे पेट्रोलिंग करता है। तो इसके वजह से यूएई चाहते थे, क्योंकि वो इकोनॉमिक फोकस उनका था बहुत ज्यादा, वो चाहते थे कि वहां पे कुछ कंट्रोल करे और अपने लोग वहां पे बिठाए। और इसके बीच दोनों साइड में कुछ मतभेद हुए। और उसके बाद जब कुछ साल से जब गाजा का युद्ध चलना शुरू हुआ, इजराइल और गाजा, उस समय आप कह सकते हैं कि ये मामला जरा ठंडा था और यूएई के साथ इजराइल का कुछ लड़ाई हुआ करता था। लेकिन जो सदर्न यमन का जो था, उसमें कुछ ठंडा था। लेकिन अब वहां पे जो ठंडा हो चुका है गाजा में, उतना सीरियस मामला नहीं है। तो अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फिर से वो पुराने जो घाव थे वो फिर से सर, यहीं पर एक सवाल पूछूंगा, संक्षेप में बताइएगा, क्या ये जो यूएई और सऊदी अरबिया एक दूसरे के सामने आ गए वहां पर, इसका फायदा हुती को होगा क्या वहां पर? नहीं, मेरे ख्याल से हुती कोई इससे फायदा नहीं होगा। मेरे ख्याल से हुती इस समय काफी बैकफुट पे है। इजराइल का भी काफी प्रभाव है, अमेरिका भी उस पे काफी भारी है। और हुतियों ने जो नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पे जो हमला किया था कुछ महीनों पहले, उसके वजह से बहुत सारे देश उससे नाराज है।
ठीक तो है इस समय हुती इस अगर आगे जाए तो फिर से वो एसटीसी का वो लोग फिर से इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक तो है, हुती ठीक है, को फायदा ठीक है। नहीं हो सकता। बहुत बहुत आपका शुक्रिया सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। म्यांमार में सेना समर्थित पार्टी ने चुनाव के पहले चरण में भारी जीत दर्ज की है। जुंटा सरकार द्वारा कराए जा रहे मतदान में यूनियन सॉलिडरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी ने निचले सदन की 102 में से 89 सीटें जीत ली हैं, जो करीब 90% है। 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद पहली बार चुनाव कराए जा रहे हैं, जिसमें आंग सान सूकी की पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया। अंतिम नतीजे 25 जनवरी के बाद घोषित होंगे। मानवाधिकार समूहों ने बताया कि ईरान में एक सप्ताह से जारी अशांति के दौरान कम से कम 16 लोग मारे गए हैं। दरअसल बढ़ती महंगाई के विरोध में देश भर में हो रहे प्रदर्शनों के कारण प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पों की खबरें लगातार आ रही हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर सुरक्षा बल मिडिल ईस्ट के देश में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा बढ़ाते हैं तो उन्हें कड़ा जवाब दिया जाएगा। साल की शुरुआत में ही उत्तर कोरिया ने अब हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन इन परीक्षणों के वक्त मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हालिया भू राजनीतिक संकट और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण मजबूत और विश्वसनीय परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना या उसका विस्तार करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीति है। रूस यूक्रेन शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका की मध्यस्थता में तैयार किए जा रहे शांति प्रस्ताव पर चर्चा के लिए यूरोप के नेता मंगलवार को फ्रांस में एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें उसने यूक्रेन पर पुतिन के आवास को निशाना बनाने का आरोप लगाया था। इस बीच यूक्रेन ने आरोप लगाया कि सोमवार सवेरे रूस ने कीव इलाके में हमला किया, जिसमें 2 लोग मारे गए। रूस ने यूक्रेन के सुमी क्षेत्र के ग्राबोवस्को गांव पर कब्जा करने का दावा किया है।